बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, या फिर आप उसको चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 17 कहें। और उस चैप्टर का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब इस चैप्टर के अंदर जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका टॉपिक है, तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में। लेकिन उससे कबल मैं अगर आपको ये चीज बताऊं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमने 16 चैप्टर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हम ये चीज कह रहे थे कि सारी की सारी हीट एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी हम उसको कह रहे थे कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। मगर जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स की दुनिया में आते गए, रियल लाइफ में हम आते गए, तो हमने देखा कि भाई जो स्टीम इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, जो डीजल इंजन है, वो सारी की सारी एनर्जी को या सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही थी। तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस थी जो बता रही थी कि भाई आपकी सारी की सारी हीट एनर्जी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में नहीं होगी। फिर उन लिमिटेशंस को ओबे करवाने या फिर उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमारे पास जो थर्मोडायनामिक का लॉ आया, उस लॉ का नाम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। इसी वजह से हमने शुरू में ही यही चीज कही कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक covers the limitations of conversion of heat energy into mechanical energy, जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फर्स्ट लॉ ये कह रहा था कि भाई सारी की सारी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल में, लेकिन कहीं पर कन्वर्ट नहीं भी होती तो वो हमें कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो हमारा दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स से मुश्तमिल है। दो स्टेटमेंट्स मिलकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बनाती हैं। पहली स्टेटमेंट का नाम है केल्विन स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट का नाम है क्लासियस स्टेटमेंट। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी, मगर दोनों की स्टेटमेंट्स कंबाइनली मिलाकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बनता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज कंपोजिशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, केल्विन एंड क्लासियस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहली स्टेटमेंट जो कि हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। केल्विन ने, जो हम पहले भी बात कहकर आए, उसने ये कहा था कि कोई भी इंजन, कोई भी चीज हीट एनर्जी को 100% मैकेनिकल एनर्जी में या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। कुछ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में, लेकिन ज्यादा जो हीट एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, ज्यादा लॉस हो जाएगी। तभी उसको हम कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन operating continuously in a cycle that can take heat from a source and convert completely into work। ऐसे इंजन बनाना बिल्कुल नामुमकिन है कि जो कंटिन्यूसली चले भी और मुकम्मल और कंटिन्यूसली हीट भी ले और सारी की सारी हीट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करे इनटू वर्क में। स्टीम इंजन का काम है कि हीट ले और सारी की सारी हीट को इंजन चलाने में इस्तेमाल करे। मगर क्या होगा कि कुछ हीट इंजन जो उस स्टीम इंजन को मिली थी वो कुछ जाया हो जाएगी, कुछ धुएं में चली जाएगी। इन द सेम वे अगर आप पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी का सारा पेट्रोल गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल नहीं होता, मगर कुछ उसका जो पेट्रोल है, या आप ऐसे कहें 80% जो आपका पेट्रोल की, इंजन की या पेट्रोल की जो इफिशिएंसी या ताकत है वो जाया हो जाती है। बकाया जो 20% पेट्रोल है उस पे आपकी जो गाड़ी है वो चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हीट एनर्जी है या हमारी जो एनर्जी हम किसी भी चीज को देते हैं वो सारी की सारी एनर्जी वर्क में ट्रांसफर नहीं होती, मगर वो जाया हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। तभी ये भी हम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एन इंजन के नॉट कन्वर्ट ऑल हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी ऐसी इंजन नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है वर्क। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी इंजन नहीं है जो हीट एनर्जी को मुकम्मल नमूने से वर्क में कन्वर्ट कर दे। यहां तक आप होप कि आपको चीज समझ आ गई। अब इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन इंजन
विच वुड हैव 100% इफिशिएंसी। ये एक ऐसी इंजन बनाना जिसको 100% इफिशिएंसी हो, जितना उसको इनपुट हीट एनर्जी दी जाए उतना ही उसका आउटपुट वर्क हो, ऐसी इंजन बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपकी हीट एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में नहीं हो रही, हीट एनर्जी जाया हो रही है, तो फिर क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं कर रहा? फिर क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को ओबे नहीं कर रहा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को ओबे कर रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। मगर कुछ आप ऐसे समझें कि कुछ हीट एनर्जी चली गई धुएं में, कुछ हीट एनर्जी चली गई मोटर बाइक को चलाने में। वो जो एनर्जी उसको चलाने में इस्तेमाल हुई वो 50 जूल, और वो हीट एनर्जी जो उसको धुएं में जाया हुई वो 50 जूल, दोनों मिला के कितनी हुई? 100% या 100 जूल। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि भाई एनर्जी जाया नहीं हुई, मगर कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी का बाइक को चलाने में, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हुआ धुएं को निकालने में या धुएं की फॉर्म में चला गया। तो ओवरऑल जो एनर्जी हुई आपकी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि हीट एनर्जी अब दो फॉर्म में चेंज हो गई, एक मैकेनिकल एनर्जी में और दूसरी आपकी चेंज हो गई वेस्ट एनर्जी में, या आप उसको कहें कि वो एनवायरनमेंट में धुएं की फॉर्म में चली गई। तो इस हिसाब से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी इसने ओबे किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को भी इसने ओबे किया। अब हम इस चीज पर आते हैं कि अगर आप केल्विन स्टेटमेंट के हिसाब से कोई इंजन बनाएं तो आपकी वो किस तरह होगी? कोई भी इंजन होगी वो तीन बुनियादी चीजों पर बनी होती है। पहली चीज उसका होता है एक हॉट रिजर्वायर, दूसरी चीज उसका होता है एक वर्किंग सब्सटेंस, तीसरी चीज उसका होता है एक कोल्ड रिजर्वायर। जो हॉट रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, जो कोल्ड रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर लो होता है। इसी वजह से हॉट रिजर्वायर वाले टेम्परेचर को T1 कहते हैं, कोल्ड रिजर्वायर वाले टेम्परेचर को T2 कहते हैं, या फिर आप हॉट रिजर्वायर वाले टेम्परेचर को TH कहें, कोल्ड रिजर्वायर वाले टेम्परेचर को TC कहें। जो हीट आपकी हॉट रिजर्वायर में होगी उस हीट का नाम QH है, जो हीट आपकी कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी उस हीट का नाम QC है, यानी हीट गोइंग टू कोल्ड रिजर्वायर। अब यहाँ पर ये जो बीच में हमारा सबस्टेंस है इसका नाम है वर्किंग सबस्टेंस। अगर ये हीट इंजन होगी तो आप हीट इंजन कहेंगे, अगर ये फ्रिज होगा तो आप रेफ्रिजरेटर कहेंगे। दोनों कंडीशन में इस चीज को आप वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। अब वर्किंग सब्सटेंस का क्या काम होता है? उसका काम यह होता है कि आपके पास जो हीट आई सिस्टम में उस हीट को कन्वर्ट करे काम में। अब यहां पर यह होगा कि हीट रिजर्वायर से एनर्जी आएगी हीट इंजन में, हीट इंजन उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ काम करेगी। जो वो काम कर रही है इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई वो काम कर रही है, यानी बाहर दे रही है हमें काम। मोटर को चला के दे रही है, मशीन को चला के दे रही है, टरबाइन को चला के दे रही है, मतलब कि वो अपना काम बाहर हमें निकाल के दे रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ये सिस्टम या ये इंजन काम कर रही है। सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में नहीं गई, सारी की सारी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में नहीं गई, कुछ इधर गई और कुछ जो हीट एनर्जी है वो जाया हुई, और वो जो जाया होगी वो जाएगी कहाँ? कोल्ड रिजर्वायर में। वो जाएगी कहाँ? अपने से कम टेम्परेचर वाली चीज की तरफ चली जाएगी। तो कोल्ड रिजर्वायर या जहां पर आपकी जो जाया शुदा एनर्जी है वो जाती है उसको हम कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं, उसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, उसको हम सिंक भी कहते हैं, जहां पर जाया शुदा एनर्जी जाती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप जो है किसी बाइक के अंदर या किसी स्टीम इंजन के अंदर आप जो है वो आग लगा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कुछ तो उसको टरबाइन को चलाने में हीट एनर्जी काम आती है, कुछ हीट एनर्जी बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। अब उस हीट के लिए जो बाहर वाला हमारा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट उसके लिए कंडेंसर है, वो एनवायरनमेंट उसके लिए सिंक है, वो एनवायरनमेंट उसके लिए कोल्ड रिजर्वायर है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपका हीट इंजन है, ये बीच वाली गेट्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर TH, इससे हीट लेगी। तभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो हीट इंजन है ये इस हॉट रिजर्वायर से हीट लेगी, तभी हम एरो क्या कर रहे हैं? नीचे ला रहे हैं। फिर क्या होगा?
वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। वर्किंग सब्सटेंस उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ वर्क करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो हमने कहा कि भाई इसी हीट को इस्तेमाल करते हुए इसने काम किया और वो काम हमें मिला बाहर। अब सारी हीट एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ जाया हुई, और वो जो जाया होगी वो कहाँ जाएगी? कोल्ड रिजर्वायर में। तभी हमने कहा रिमेनिंग हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू कंडेंसर या कोल्ड रिजर्वायर। इसी चीज को हमारे बुक के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ है कि सम पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड कूलर बॉडी आर टू कूलर रिजर्वायर। कुछ जो हमारी हीट एनर्जी का हिस्सा है जो जाया होगा वो कूलर रिजर्वायर की तरफ चला जाएगा। अब ये जो यहाँ पर एरोज हैं ये आप जरूर ध्यान से समझ लें, ये एरोज बड़ी काम की चीजें हैं। जो भी हीट इंजन होगी उसमें हीट हॉट रिजर्वायर से इंजन की तरफ आएगी, फिर इस इंजन में से कुछ आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ आपका कोल्ड रिजर्वायर में चला जाएगा। यहां तक आप समझे। अब हम आते हैं क्लासियस स्टेटमेंट पर। क्लासियस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हीट एनर्जी जो है फ्लो कहां से किस तरफ होती है, तो आप कहेंगे कि हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। यानी गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ से हीट ट्रांसफर होती है ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। ये है सिंपल हीट फ्लो का रूल। अब क्लासियस स्टेटमेंट ने हमें यह बताया कि भाई कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करना पॉसिबल है। वो तब पॉसिबल है जब आप कोई दूसरा एक्सटर्नल वर्क उनके ऊपर करेंगे, तब ये काम मुमकिन होगा कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ जो है वो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो। तभी हमें क्लासियस स्टेटमेंट ये चीज कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये नामुमकिन है कि आप हीट ट्रांसफर करना चाहें कोल्ड से हॉट की तरफ बगैर कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए। लेकिन ये मुमकिन तब है जब आप हीट ट्रांसफर करें ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लासियस स्टेटमेंट में हमें क्लासियस ने यह कहा था कि अगर आप कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एक्सटर्नल वर्क उस सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा, तभी ठंडे ऑब्जेक्ट वाली हीट गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, लोअर टेम्परेचर वाली हीट हायर टेम्परेचर वाली हीट की तरफ जाएगी। ये उल्टा प्रोसेस अगर आपने करना है तो इस उल्टे प्रोसेस को करवाने के लिए आपने एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और तभी अगर ये आप उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं और उल्टा प्रोसेस करने के दौरान आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे तो फिर ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब है ये उल्टा प्रोसेस? जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दें। तो हम इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये इम्पॉसिबल है कि आप ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ से हीट को ट्रांसफर करें गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ लेकिन एनर्जी को दिए बगैर। लेकिन ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। यही सेम चीज मैंने यहां पर दूसरे लफ्जों में लिखी है कि हीट एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी टू हायर टेम्परेचर हॉट बॉडी विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और डूइंग वर्क ऑन इट। ये काम तब मुमकिन है जब आप उस सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, जब आप उस सिस्टम को एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तब आपके लोअर ऑब्जेक्ट लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफर होगी। पहले ये भी आप चीज समझ लें कि किसी ने भी आज तक कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जो आपका ये प्रोसेस तो करे लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी ना ले। ये प्रोसेस होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी दिस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। अब हम जा रहे हैं इस रेफ्रिजरेटर की तरफ। जिस तरह आपने ये बनाया इसी तरह ही ये है। कोई भी इंजन बनाएंगे, कोई भी रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, सबसे पहला हिस्सा उनका हॉट रिजर्वायर का होगा, दूसरा हिस्सा उनका
वर्किंग सब्सटेंस का होगा, तीसरा हिस्सा उनका कोल्ड रिजर्वायर का होगा। पहले वाले को TH, लास्ट वाले को TC, पहले वाली हीट को QH और लास्ट वाली कोल्ड रिजर्वायर को QC। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मतलब ये हुआ कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट जाएगी किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर काम करेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर काम कैसे करे? ये हीट एनर्जी तो कम है क्योंकि ये ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है। इसी वजह से हमें रेफ्रिजरेटर को ये काम करने के लिए कि वो इस गर्म लोअर टेम्परेचर को ट्रांसफर करे इस हायर टेम्परेचर की तरफ, ये काम करने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हमें इसको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा ताकि ये मुमकिन हो सके कि कोल्ड रिजर्वायर से आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो हॉट रिजर्वायर की तरफ। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप उसमें वर्क ऑन द सिस्टम करेंगे, जब आप उसमें एनर्जी देंगे, जब आप मैकेनिकल एनर्जी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे या उसके ऊपर आप ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तभी मुमकिन है कि आप ये उल्टा प्रोसेस कर सकें कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर हो किसमें? हॉट रिजर्वायर की तरफ। यहाँ आप एरो देखें, यहाँ आपका हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहा था, यहाँ कोल्ड से हॉट की तरफ जा रहा था। यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम था, वर्क बाहर निकल रहा था। यहाँ हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ रहा है, वर्क इसके ऊपर करना पड़ रहा है क्योंकि हम अभी ये मेहनत कर रहे हैं ताकि ये प्रोसेस हो सके जो कि उल्टा प्रोसेस है। अब इसी चीज को आप यहाँ पर समझें कि जो हॉट रिजर्वायर है गेट हीट्स फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ पर इस हॉट रिजर्वायर को हीट कहाँ से मिल रही है? कोल्ड रिजर्वायर से मिल रही है। ये कौन से स्टेटमेंट में? क्लासिस स्टेटमेंट में। ये कौन से प्रोसेस में? रेफ्रिजरेटर वाले प्रोसेस में। और ये प्रोसेस करने के लिए टू डू दिस प्रोसेस एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को एक्सटर्नल एनर्जी दी जाएगी, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो क्लासिस स्टेटमेंट में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम किया जाता है। क्लासिस स्टेटमेंट में आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि केल्विन स्टेटमेंट में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, आपको एनर्जी मिलती है सिस्टम की जानिब से। और यहाँ पर आप अगर केल्विन में समझें तो आपकी जो हीट है, जो हायर टेम्परेचर वाली हीट है, वो ट्रांसफर होती है कोल्ड वाली हीट की तरफ। लेकिन क्लासेस में क्या होता है कि कोल्ड वाली जो हीट है यानी कम जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर या हायर हीट की तरफ। तो यहाँ तक आपकी जो क्लासियस और जो केल्विन स्टेटमेंट है मुकम्मल हो चुकी। उसके बाद आई होप कि आप जो हमारे सेकंड जो हमारा लेक्चर है उसके साथ भी साथ रहें। ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपने इसी तरह समझा, इसी तरह गौर से समझेंगे तो आई होप कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आपको समझना है। तो आपसे एक गुजारिश और भी है कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।